तो अब हम देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक। कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना हो। ठीक है। और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, एक एटम से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें कंबाइन होते हैं फिक्स्ड मास में। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो कंपाउंड का डेफिनेशन लिखते हैं, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, मोर देन वन काइंड ऑफ element which combine together in which combine together in fixed mass। ठीक है। क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अच्छा, जो कंपाउंड होता है वो केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट होगा, कैन बी सेपरेटेड इट कैन बी सेपरेटेड into simple substance into simple substance by chemical methods, by chemical methods। ठीक है। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़े थे कि जो प्योर सब्सटेंस होता है हमारा, वो केवल एक टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ठीक है। और उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू। ठीक है। लेकिन केमिकल मेथड्स के थ्रू किसको सेपरेट किया जा सकता है, कंपाउंड्स को किया जा सकता है। एलिमेंट्स को तो वैसे भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो कंपाउंड्स में जो हम सेपरेशन करते हैं वो फिजिकल से नहीं करेंगे, किससे कर सकते हैं, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस में ये पॉइंट लिखाया गया था ना कि जो सिंपल सब्सटेंस होता है वो फिजिकल मेथड्स के थ्रू मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन केमिकल के थ्रू किया जा सकता है। तो किसको करने की बात हो रही थी, वो इस कंपाउंड को ही सेपरेट करने की बात हो रही थी। ठीक है। जैसे हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड है। तो ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, केमिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट होगा, जो प्रॉपर्टी होता है ना कंपाउंड का, वो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जिन एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है, उस उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जैसे वाटर है हमारा, तो वाटर लिक्विड है, लेकिन वो किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक। तो इसको लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड is entirely different is entirely different those of constituent element। ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेंगे, HCl, H2O, NH3, CaCO3 एक्सेट्रा। ठीक। ये हो गया हमारा क्या, कंपाउंड। अब हम देखते हैं मिक्सचर के बारे में। तो अब मिक्सचर क्या होता है, देखो मिक्सचर में होता क्या है, जैसे कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस था। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है, मिक्स होते हैं। ठीक है। वो क्या फॉर्म करेंगे, मिक्सचर फॉर्म करते हैं। जैसे वाटर, शुगर सॉल्यूशन होता है। ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर के अंदर हम शुगर ऐड करते हैं। तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक। और शुगर भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती है, मिक्सचर बनाती है। उसी तरीके से मिक्सचर भी हमारा क्या होता है, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो अभी मिक्सचर का डेफिनेशन लिखेंगे, मटेरियल, मटेरियल
कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाई वेट। तो कंपाउंड में क्या होता है ना, फिक्स रेशियो में चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर में देखेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो इसका रेशियो कितना आएगा 1:8 का रेशियो आएगा। तो वाटर का जो रेशियो होगा 1:8 वो फिक्स होता है, ये क्या है कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में अगर हम वाटर है प्लस शुगर ले लिए, तो वाटर और शुगर को तो किसी भी मास के रेशियो में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तुम एक गिलास पानी में चाहे जितना चीनी डाल सकते हो, है कि नहीं। 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, तो वो उसका कोई फिक्स थोड़ी होता है। तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालते हैं। तो मतलब वही कहना चाह रहा है कि जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें हम लोग किसी भी रेशियो पे मतलब मिक्स कर सकते हैं दो प्योर सब्सटेंसेस को। ठीक। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल में क्या होगा, शुगर सोल्यूशन इन वाटर, शुगर सोल्यूशन इन वाटर। दूसरा एयर हो गया, टी हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मिक्सचर के एग्जांपल हो जाएंगे। अभी आगे हम और एग्जांपल देखेंगे जब इसके मतलब फर्दर बताएंगे मिक्सचर के टाइप्स, तो उसमें हम और एग्जांपल्स देखेंगे। जब मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो लिख लो इसको। फिजिकल मेथड में क्या क्या बताया था, फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। तो ये सारे क्या है फिजिकल मेथड्स हैं। इनके थ्रू हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और केमिकल मेथड्स में क्या था, हीटिंग था, इलेक्ट्रोलाइसिस था। ये सारे क्या है केमिकल मेथड्स है। तो फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दिस कैन बी separated into substance into pure substance by physical method, by physical method। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मिक्सचर के टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला क्या हो जाएगा होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा क्या हो जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब इसी को हम देखेंगे आगे। तो पहला हो गया होमोजीनस। अब देखो होमोजीनस में क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर होता है ना, दो प्योर सब्सटेंस को हम मिलाते हैं आपस में, तो हमारा जो मिक्सचर फॉर्म वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट दी सोल्यूशन। जैसे हम शुगर ऐड करते हैं वाटर में, तो शुगर क्या हो गया, शुगर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे होमोजीनस हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। एयर है तो एयर में सारे गैसेस यूनिफॉर्मली क्या है मिक्स हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the throughout the bulk of mixture, and its composition and its composition is uniform throughout, is uniform throughout। ठीक है,
अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल टैप वाटर लिख लो, टैप वाटर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल टैप वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर लिख लो, सॉल्ट वाटर। थर्ड हो जाएगा शुगर प्लस वाटर, शुगर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। चौथा, चौथा क्या होगा? एलओएस भी हमारे होमोजीनस में ही आते हैं, तो एलओएस लिख लो, एलओएस हो गया। पांचवा, एयर, एयर भी लिख लो सकते हैं इसमें, एयर हो गया। विनेगर हो गया, विनेगर। और क्या होगा? अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है, अल्कोहल प्लस वाटर। ये सब किसके एग्जांपल है? होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल। ठीक है, तो एलॉयज में क्या होता है? ब्रास हो गया, ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सब क्या होंगे? एलॉयज होंगे। ठीक है, तो ब्रास किस चीज़ का बना होता है? एलॉयज का एक बार यहाँ देख लो। एलॉयज में पहला लिख लो, ब्रास। ठीक है, तो ब्रास किससे मिलके बना हुआ है? कॉपर और जिंक से। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक क्या बनाएगा? ब्रास। और ब्रॉन्ज में भी क्या होता है? ब्रॉन्ज में कॉपर तो रहता ही है, कॉपर प्लस टीन हो जाता है। ठीक है, ये किसका है? ब्रॉन्ज का हो जाएगा। स्टील में आयरन, कार्बन वगैरह होता है। ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? स्टील। ये सब क्या है? एलॉयज का एग्जाम्पल है। तो जो एलॉयज होते हैं वो भी हमारे क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ही है। अब हेट्रोजीनस, अब देखते हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, इसमें क्या होता है? हेट्रोजीनस में यूनिफॉर्मली बस मिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। जैसे वाटर में हम सैंड डालेंगे तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉइल हो गया तो सॉइल में चीजें अलग अलग दिखती हैं हमें। स्मोक हो गया, फॉग हो गया, तो ये सब किसका एग्जांपल है? हेट्रोजीनस का एग्जांपल हो गया। इसमें लिखो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका एग्जांपल लिख लो, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर। दूसरा लिखो सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। तीसरा लिखो सॉयल। चौथा लिख लो स्मोक। अच्छा, स्मोक और फॉग में क्या डिफरेंस होता है? स्मोक जो होता है ना, वो टाइनी पार्टिकल्स प्लस एयर होते हैं। स्मोक, स्मोक में क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स प्लस एयर। और फॉग में क्या होता है? फॉग में वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस एयर। ठीक है। और क्या होगा? मिल्क भी हेट्रोजीनस होता है, मिल्क भी क्या होता है? हेट्रोजीनस का ही एग्जांपल होता है। मिल्क क्या है? कोलॉइडल है। इसमें फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पूरे वाटर में क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? मिक्सचर। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर में जो हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है उसमें मिल्क क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन मिल्क दिखने में कैसा होता है? होमोजेनस जैसा दिखता है, तो होमोजेनस जैसा है ना, लेकिन होता क्या है? वो हेट्रोजीनस ही होता है। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें हैं। जैसे हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और एक होता है कोलॉइड, और एक होता है सस्पेंशन। तो ये तो सोल्यूशन चैप्टर में आता है 12th में, बट इसका एक एक पॉइंट डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन एक्चुअली में होमोजेनस मिक्सचर जैसा ही होता है। ठीक, पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं पार्टिकल एक्सट्रीमली स्मॉल, पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल एंड completely dissolved, एंड completely dissolved। ठीक है, ये क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। एक्चुअली में होमोजेनस ही होता है। कोलॉइड में क्या होता है कि
इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं पूरे मतलब पूरे मिक्सचर में डिस्पर्स होते हैं, लेकिन वो सेटल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेटल हो जाएंगे। जैसे मिल्क होता है, मिल्क में कहाँ कोई चीज़ सेटल होता है, कोई फैट सब्सटेंस सेटल नहीं होता है। ब्लड हो गया तो ब्लड में जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, वो पूरा थ्रू आउट डिस्पर्स रहते हैं पूरे मिक्सचर में। ठीक है। वैसे ही फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कोलोइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला हुआ, डिजॉल्व हो जाना। तो हम लोग यहाँ पे एज अ डिस्पर्स यूज़ करते हैं वर्ड, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये टूटते नहीं हैं, ये बस एज इंटैक्ट होते हैं और पूरे मिक्सचर में फैले होते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्पर्स वर्ड यूज़ करते हैं डिजॉल्व की जगह पे। तो यहाँ लिख लो, दे द पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, द पार्टिकल्स आर dispersed and settle on standing, sorry, but do not settle, particles are dispersed but डू नॉट सेटल, सेटल नहीं होता इसमें। ये सेटल किस में होता है? सस्पेंशन में होता है। ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं जब उसको हम लोग एक जगह रख देते हैं। जैसे कि मान लो पानी में चौक चौक डाल दो, ठीक है, तो चौक कुछ देर बाद क्या होगा, सेटल हो जाएगा। या मड डाल दो वाटर में तो क्या होगा, वो कुछ देर बाद सेटल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड and settle on in standing and settle on standing। ठीक है। तो सोल्यूशन, इसका एग्जांपल तो होमोजेनस मिक्सचर ही हो जाएगा। जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, वो सारे किस में आएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है। और कोलॉइड में क्या आएगा, कोलॉइड का एग्जांपल लिख लो, मिल्क आ गया और ब्लड हो गया। ठीक है। और सस्पेंशन में मड वाटर, मडी वाटर, मडी वाटर हो गया और चॉक वाटर, चॉक वाटर हो गया किसमें, सस्पेंशन में। अब हम देखेंगे एटम्स, एटम्स के बारे में। एटम्स क्या हैं? तो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है ना, वो एटम कहलाता है। अब उसका वो मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मान लो एटम, इसका पहले डेफिनेशन लिख लो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब समझाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है। इसका एग्जांपल लिख लो, हीलियम, नियॉन, जेनन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये सब एटम्स हैं, ये सब क्या हैं, एटम्स हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन सिंगल ओ के फॉर्म में नहीं पाया जाता है नेचर में। या तो ये O2 के फॉर्म में होगा या तो O3 के फॉर्म में होगा। तो यही कह रहा है कि ये हो भी सकता है अपना इंडिपेंडेंट, उसका एग्जिस्टेंस हो, या हो सकता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना हो। जैसे इनका क्या है, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इनका क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट नहीं होता ऑक्सीजन का। जो नोबल गैसेज हैं ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका होता है, एक एक एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन भी देखो H2 के फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, 4 फॉस्फोरस के एटम्स जुड़े होते हैं आपस में। Cl Cl2 के फॉर्म में होता है। सल्फर किसके फॉर्म में होता है, सल्फर S8 के फॉर्म में होता है। ठीक। तो यही कहना चाह रहा है कि ये मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी, अकेले अकेले रह भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये देखो, ये अकेले रहने वाले लोग हैं, ये इनके साथ जोड़े में रहते हैं, O2 H2 P4 एसिड Cl2।
ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है इसका मतलब। अब मॉलिक्यूल्स देखते हैं, मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन। अच्छा, इसमें देख लो, इसमें एक टॉपिक और देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये कोई एटम एक्स है, ठीक है, ये जेड और ए ऐसे तुम्हें दिख जाएगा, कहीं पे लिखा हुआ, किताबों में लिखा रहता है, और ऐसे या तो ऐसे लिखा होगा जेड ए, ठीक है, या तो ऐसे लिखा होगा यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए। देखो इसमें खास क्या है ना, नीचे जेड ही होता है, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नीचे वाला जो होता है जेड, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर वाला जो ए होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। क्या होता है, मास नंबर होता है। तो यहाँ पे लिख लो इनके बारे में कि ये क्या हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, एटम का सिंबल है, एटम का सिंबल है, ठीक। और जेड क्या है, जेड है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। क्या है जेड, एटॉमिक नंबर, ठीक है। या इसको जेड और क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। कितने प्रोटॉन हैं ये भी हमें जेड से ही पता चलता है, ठीक है। जेड अगर 2 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। जेड अगर 4 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अच्छा, ए क्या है, मास नंबर। ए क्या है, मास नंबर। अब मास नंबर हम निकालते कैसे हैं, मास नंबर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, उन्हीं का सम क्या होता है, मास नंबर होता है। तो इसमें लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम हमें क्या देगा, मास नंबर देगा। मास जो होता है, एटम का मास कौन बताता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, उसका मास बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो एटम के मास में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है उतना जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स करते हैं। इसलिए जो मास होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा एटम, एटम के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट का या कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल का खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। तो इसको लिख लो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसका, इस पार्टिकल का मतलब हमेशा ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकता होगा। एग्जांपल हम देख के समझाएंगे अभी। तो इसमें क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड विच ऑलवेज, लिख लो विच ऑलवेज हैव, विच ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसमें देखो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है ना, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो इसको भी लिख लो, इन अ मॉलिक्यूल टू और मोर एटम्स, two or more atoms are connected by chemical bond, भाई केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस सब्सटेंस का, उसके पास सारी फिजिकल और वो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उस एलिमेंट की या फिर उस कंपाउंड की। समझ में आया, जैसे कि हमारा पानी है, वाटर है, तो वाटर में जो वाटर वाटर जो है उसका जो H2O है, H2O एक, हम एक स्मॉल मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल H2O का लेते हैं तो उसमें भी वो सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो शो करेगा जो उस पूरे कंपाउंड में मतलब ढेर सारे पानी के पार्टिकल्स में अगर वो कंपाउंड
में अगर एग्जिस्ट करता है, ऐसे ढेर सारा, तुम मान लो एक ग्लास पानी लिए हो, तो उसमें जो वाटर है उसमें क्या है, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अगर वहाँ से हम उठाएं, तो उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी उस पूरे ग्लास ऑफ वाटर के। ठीक है, यही कहना चाह रहा है इसमें। तो इसको लिख लो, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, स्मॉल पार्टिकल ऑफ substance that has all that has all physical and chemical properties, physical and chemical properties, ठीक है, of that substance। तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लेंगे, तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बराबर होगी। यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, अब देख लो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी में, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। से पहला होगा होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में क्या होता है, तो सिंपल है, होमो एटॉमिक में क्या होगा, सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ऑल एटम्स आर सेम, ऑल एटम्स आर सेम। अच्छा, एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। देखो जैसे एग्जांपल में मान लो O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, और क्या हो गया, O3 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, H2 हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें जो होमो एटॉमिक में क्या होता है, सारे इनमें एटम्स तो सेम है ना, ये O2 जो मॉलिक्यूल है इसमें देखो सेम है, एटम है OO, इसमें NN, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 8 सल्फर। तो एटम्स का नंबर क्या है, मतलब एटम्स के जो टाइप है सेम ही है, सेम ही एटम से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा क्या होगा, हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक में क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट एटम्स होते हैं, लिख लो इसको, टू और मोर डिफरेंट एटम्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो CO2 हो गया, इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम हो गए, NO हो गया, N2O हो गया, ठीक, और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, KMnO4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक।